ईरान, अमेरिका और इजराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात की? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या हिटलर का, जिसमें दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे। ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उनसे अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगे, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका ये बेटा रजा शाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार पपेट था। ईरान का ये नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। वो चाहता था ईरान के लोग भी बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह पार्टियां करे और अपने सारे ट्रेडिशनल को भूल जाए। इसीलिए वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई। बहुत सारे मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया गया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर को गिरफ्तार करने लगा और इनकी जगह म्यूजिक पार्टीज, शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब सप्लाई करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो भी कुछ कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग शाह फैसल को कहा कि तुम क्यों ये पुराने जमाने में जी रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी बिल्कुल वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है तुम भी थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की, ईरान के सारे बड़े स्कॉलर्स अपने बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिदों और मदरसों में ये स्कॉलर बादशाह के खिलाफ बयान देने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोअर्स ईरान की अवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रहा था। वो लीडर था सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड पे करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम के लिए एक बहुत ही आम बात थी। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा, नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है, ये बूढ़ा खुमैनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपने बयान को कैसेट में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बात सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। रजा शाह पहलवी मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वो गलती थी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े स्टार इनवाइट किए जाएंगे।
ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दिया। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच एक नई सिटी बनाई गई और अपनी वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीज मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया। जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन जब ईरान का बादशाह अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि यहाँ हम खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे। खुमैनी ने भी अपने कैसेट में ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो रजा शाह पहलवी अपने बाप की तरह सुपर पावर अमेरिका के सामने भीख मांगने लगा। जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल जिला वतनी में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुए। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स अमेरिका के एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। अब ईरान में खुमैनी ने अपनी इस्लामिक हुकूमत बनाई। लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, बिल्कुल उसी वक्त ईरान के बिल्कुल पास इराक में एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने बयान में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से नहीं हटा सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ही ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया। आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनी, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बम ना हो। लेकिन अब मसला ये था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बम बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बम बनाया। पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगा। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है।
लेकिन इसमें कपड़ों की बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक तो उससे बिजली बनती है, लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक तो उससे एटम बम बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट बनाने लगा, लेकिन जैसे ही ईरान ने यह सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर मिल गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त हैं। लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बम बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामनेई, जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि एक बहुत बड़ा झूठ था। जॉर्ज बुश के इस स्पीच के कुछ अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमला करने के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास एटम बम्स हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनी पर थी और ये ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान की एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और ईरान की दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनी पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनी ने एक ऐसी बात कही जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनी जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बम बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। यहाँ तक कि जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बम एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज तबाह कर देती है। इसलिए ईरान के खामेनी ने एटम बम को मुसलमानों के लिए हराम कहा और साथ ही ये ऐलान किया कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दें। और साथ ही ये ऐलान किया कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर खुद देखे कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर ये देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट बिल्कुल उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए और पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी है। और पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर सबसे माफी मांगी और पाकिस्तान ने दुनिया को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर पर बंद कर दिया। खामेनी की इस फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर रही थी, इजराइल। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी ने फ्रांस में बैठकर एक बहुत ही अजीब बात लिखी कि आयतुल्लाह खामेनी का एटम बम को हराम कहने का फतवा एक झूठा फतवा है और वह इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। इस्लाम में तकिया का मतलब यह है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो इस आदमी ने कहा कि खामेनी ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए ये झूठा फतवा दिया है और ये शख्स महमूद मुराद खान कोई आम आदमी नहीं, खामेनी का बहन का बेटा, मतलब उसका अपना भतीजा था। खामेनी की बहन और उसका ये बेटा ईरान में उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान पर शक बढ़ने लगा, जिसके बाद आखिर 2009 में अमेरिका ने ईरान पर
बहुत ही सख्त सैंक्शन लगाए। अमेरिका के सैंक्शन से पहले ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, ईरान की पूरी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। अमेरिका के इन सैंक्शन के बाद ईरान जैसा ऑयल और गैस से मालामाल कंट्रीज बिल्कुल बैंकरप्ट होने लगी। अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान अपना गैस पूरी दुनिया में किसी को नहीं बेच सकता। यहाँ तक कि अपने करीबी मुल्क पाकिस्तान से डील करने के बाद भी पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं खरीदता और ईरान की सस्ती गैस छोड़कर दूर कतर से LNG मंगवाता। सिर्फ 3 बड़ी कंट्री दुनिया में ऐसी हैं जो ईरान के साथ आज भी बिजनेस करती है, चाइना, रूस और इंडिया। आखिर अमेरिका की इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की हालत इतने खराब हो गई कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका से डील करने को तैयार हो गई और आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ ईरान ने न्यूक्लियर डील की। ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, जिसके बदले में अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शन हटा दे और ईरान की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन पहले दिन से अमेरिका में एक इंसान ऐसा था जो इस डील के खिलाफ सख्त था, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस डील के खिलाफ इसीलिए था क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिनके सपोर्ट के बगैर अमेरिका में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने पहले इलेक्शन जीतने के कुछ अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की हुई डील खत्म कर दी और एक बार फिर ईरान की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए ईरान पर सख्त सैंक्शन लगाए, जिससे ईरान की इकोनॉमी एक बार फिर तेजी से गिरने लगी। ईरान भी ईरान है, वो बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह डर कर खामोश रहने वाला नहीं था। जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी सब जानते हैं, वो दुनिया में अपने अलावा किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते। जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अचानक एक दिन मिसाइल हमले से ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया। ये ईरान और उसके अवाम के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात थी कि कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने उनके आर्मी चीफ को मार दे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। और जैसे ही सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में नए इलेक्शन हुए, ईरान के अगले इलेक्शन में एक नया प्रेसिडेंट आया, इब्राहिम रईसी, जो ईरान का बहुत ही सख्त प्रेसिडेंट था और किसी हाल में भी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और उसके साथ ही सदर बनते ही सबको ये बात क्लियरली समझा दी कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सारे ग्रुप को फंडिंग और वेपन्स भेजना शुरू किए और उन्हीं के दौर में इजराइल और गजा वार शुरू हो चुके थे। लेकिन हम सबको पता है, जब कोई भी लीडर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। रईसी के जाने के बाद आज से 1 साल पहले ईरान में दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें ईरान की आवाम ने इब्राहिम रईसी से बिल्कुल ऑपोजिट लीडर चूज किया, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और काम इंसान है, जिसने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह खुमैनी के उसी फतवे के साथ मजबूती से खड़े हैं और ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान, अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ डील करने को तैयार हैं, जिससे बहुत ही सीक्रेटली आज से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका और ईरान की दोबारा डील के लिए मीटिंग्स होने लगी। लेकिन इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की आपस में डील हो जाए और इजराइल हर तरह की कोशिश करने लगा, जिसके बाद इजराइल दोबारा ईरान पर झूठे इल्जाम लगाने लगा कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर एटम बम बनाने जा रहा है, जो वो पिछले 25 साल से कह रहा है। ये कैसा एटम बम है जो पिछले 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। इजराइल ने ईरान पर यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। इसीलिए आज इजराइल ईरान पर हमला करके ईरान के हर उस शख्स को चुन चुन कर मार रहा है जो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। और इन हमलों से इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिससे सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आज से बहुत साल पहले बनने वाली आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत टूट जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।